2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, एग्जामिनर भी जानता है कि तुम्हारा कहाँ लड़का फंसेगा और कहाँ उसको दिक्कत होती है। तो इसी बात के लिए हम इनका ऐसे ही क्वेश्चनों पे ज़्यादा जोर डलाए हैं कि इनके मात्रा को हम जरूर ध्यान देना, ताप वाले चैप्टर्स खासकर। तो कैलोरी सीजीएस पद्धति का होगा, जूल एसआई पद्धति दोनों उष्मा के मात्रक है। ये आपका क्या होगा, एसआई पद्धति का। अगर इसका सीजीएस पद्धति का पूछता है तो क्या होता है, सेल्सियस, सेल्सियस कह लो या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेल्सियस कह सकते हो इसको। क्लियर। तो अगर कभी पूछ ले ताप का सीजीएस पद्धति का मात्रक तो डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, कैलोरी। क्लियर। अच्छा केल्विन, सॉरी उल्टा जा रहा है, केल्विन होगा। एसआई पद्धति पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा का एसआई पूछा है, ये भी देखो यूपी टेट 2021 वाला जो हुआ था। कौन है ये, है कौन पूछ रहा है जूनियर प्राइमरी दोनों में भी आ सकता। अब ये नहीं लिखा, हमको नहीं पता है क्या, अब उसने जो भी दिया है, ठीक है ना। फिलहाल देखो ध्यान से, तो ऊष्मा का एसआई पद्धति क्या बनेगा, जूल होगा। क्या होगा, केल्विन किसका मात्रक है, ताप का, वो भी कैसे पद्धति, एसआई। न्यूटन किसका है, हाँ न्यूटन किसका, एसआई पद्धति किसका, बल का। एसआई पद्धति अगर इसका सीजीएस पद्धति पूछ लेता तो क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। एक डाइन बराबर एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के। समझ गए, ये बात भी याद रखनी थी, ठीक। पास्कल किसका होगा, दाब का एसआई मात्रक, याद रखेंगे ये होता है दाब का एसआई मात्रक, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। अब देखो यहां पर ताप किसको मापता है, ताप किसकी माप है, हाँ कणों की। क्या हमने ये बात सिखाई थी कि चालन में अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, संवहन और विकिरण। संवहन और किसमें, अरे 3 टाइप की होती है, संवहन और चालन में। देखो चालन में एक भी नहीं होगी, लोहा गर्म किया हमने तो यही गर्म हुआ, यही अपने उष्मा अगल बगल वाले को, ये इसके बगल वाले को, ये इसके बगल वाले को। इसमें अणु चलते नहीं है, अणु चलते होते तो एक टेम्परेचर के पास जिसको गलनांक कहा जाता है, जिस पे इसके अणु चलना क्या होते, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पानी को तुम बिना अणु की गति के तुम गर्म कर ही नहीं सकते हो। उसमें देखो क्या होता है, रोटेशन। जब पानी गर्म करते हो तो नीचे वाले अणु ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ऐसे रोटेशन चला करता है। तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, होती है। तो अगर ताप किसका माप है तो गतिज ऊर्जा का है, ये बात याद रखेंगे। ताप किसका माप तो गतिज ऊर्जा। ऊष्मा को कैसे नापेगा भाई, ऊष्मा कैसे नाप लेगा वो, ऊष्मा को नापने के लिए अलग मात्रक है ना। आगे आओ, हैं? अच्छा दोनों में कौन है, दिमाग है, बताओ थोड़ा सा। ठंडे से गर्म कि गर्म से ठंडे, हाँ दोनों तरफ नहीं चले जाना। दोनों तरफ कौन जा रहा था, अरे सोचो। अच्छा एक का -4 है, एक का +4 है, तो ये गर्म है, ये गर्म होगा, ये क्या होगा, ठंडा। ये क्या है, ठंडा। तो हमेशा किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल है, बताओ कि ठंडियों में जब हम मोटर से नहाते हैं, पानी से, जब मोटर चला कर बढ़िया मोटर चलाई, गरम गरम पानी निकल रहा था, नहा लिया। पहले क्वेश्चन, वही मोटर गर्मियों में कहीं मोटर चलाई, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी था, नहा लिया।
मोटर तो वही है, पानी वही है, लेकिन भाषा बदल जाती है। क्या कारण है कि ठंडियों में वही पानी हमको गर्म लगता है और गर्मियों में वही पानी क्या लगता है, ठंडा लगता है? कोई कारण बताएगा? पानी वही है। हाँ, क्योंकि पानी का जो जमीन के नीचे पानी टेम्परेचर वो 15 डिग्री है। क्या है? 15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री ठंडियों में जो पानी टेम्परेचर इसे भर के रख दो टंकी का, तो वो चला जाता है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 10 के नीचे आ जाता है। तो अब 15 वाला छूओगे तो गर्म लगेगा, 10 वाला छूओगे तो वो क्या लगेगा, ठंडा। यही उल्टा कर लो गर्मियों में, पानी टेम्परेचर मोटर का सेम ही है 15 वाला, अब जो टंकी में भरा है वो पहुंच गया 30 डिग्री, अब वो क्या लगेगा, गर्म लगेगा, 15 वाला क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। इसलिए हमारी क्या है, भाषा बदल जाती है। तो यहां ये बात याद रखेंगे कि चाहे अब देखो अभी ये ठंडा है, लेकिन यहां +10 कर दो तो अब ये ठंडा हो गया और ये गर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, गर्म। समझ गए ना? तो हमेशा किधर जाएगा, गर्म से ठंडे की ओर। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। लो बोर्ड भी हैंग कर रहा है। इसका बताओ आंसर, इसका आंसर बताओ। किसमें तापमान मापा जाता है? तो अच्छा, किसमें नापा? थर्मामीटर। इसको किस नाम जानते हैं? डॉक्टर तापमापी। और एक नाम जानते हैं, कोई बताएगा? केमिकल तापमापी भी कहा जाता है, केमिकल तापमापी। अच्छा, एक बात और बताओ हमको कि इसमें किस पदार्थ का यूज करते हैं? पारा का। क्यों करते हैं? क्योंकि दीवालों पर चिपकता नहीं है। अच्छा, ये बताओ बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। क्लियर? अच्छा, ये बताओ बैरोमीटर जैसे लगा होता है, जहां मौसम विभाग होता है वहां बैरोमीटर लगा, कैसे बता देते हैं कि 27 तारीख को बारिश होगी? अभी जैसे एक तूफान चला अपने इधर से नहीं गुजरा, लेकिन झांसी वाले साइड से गुजर के गया है। कल मौसम बना था शाम को, लेकिन नहीं गुजरा। बात समझो। तो कैसे बता देते हैं कि आंधी आएगी, इस तारीख को आंधी आने की संभावना बारिश? तो वो बैरोमीटर से बताते हैं। अगर बैरोमीटर का मीटर अगर अचानक गिर जाए तो समझ जाते हैं क्या है, आंधी तूफान। अगर अचानक गिर जाए, अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश के, किसके आसार होंगे? बारिश के। अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ रहेगा। ये बातें पूछ ली जाती है कि बैरोमीटर तापमान अचानक गिरने पर किसके आसार? आंधी तूफान। अगर ऊपर धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश। अगर पूछ ले धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो ताप। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? एक होता हाइड्रो, एक होता हाइग्रो। समझना, एक यहीं पर याद रखें, एक होता है हाइग्रोमीटर। बिल्कुल, बताओ। इससे आर्द्रता क्या नापेंगे? आर्द्रता। और इससे डेंसिटी, क्या? घनत्व। समझ गए? दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, हाइड्रो और हाइग्रो में। तो हाइग्रो में आर्द्रता और घनत्व, इसको डेंसिटी, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी। उमस जिसको कहते हो तुम लोग, है ना? अब समझो ध्यान से। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटता है? कोई बताएगा? आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। आर्द्रता कम होने पर घट जाता है। समझ गए? इतनी बातें याद रखें। वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे? विभव। वोल्ट मीटर से विभव, अभी पढ़ाएंगे इसको। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? विभव। और अमीटर से पूछ ले कभी धारा। अमीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभव। समझ गए? आगे आओ। तो इसका क्या आंसर सही था? थर्मामीटर।
हमने ये फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ निकालने का? C/5 M-32 बटे K-273 बटे और R बटे 4। अब देखो यहां किसकी सेंटीग्रेड और केल्विन की बात करा, दोनों उठा लो, दोनों क्या करो उठा लो, तो यहां बनेगा C/5 K-273 बटे ये 5 से 5। अब C का मान कितना है 0, क्योंकि C का मान 0 और K-200, अब ये माइनस किधर आएगा तो K बराबर कितना बन जाएगा? तो वही पूछ रहा है कि जो 0 डिग्री मान है वो केल्विन में कितना होगा, तो 273 केल्विन। क्लियर है? चलो अच्छा ये बताओ C को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 100। सेंटीग्रेड कितने बराबर भागों में? और इसको और रोमन को 80। ये बताया था हमने, याद करके थे। सब में नीचे 20 का मल्टीप्लाई करा दो, सब में नीचे 20 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना बन जाएगा 100, 180, 100 और 80। तो कभी पूछ ले सेंटीग्रेड को कितने बराबर भागों में, तो 100, 180, 100 और 80। क्लियर है? चलो आगे आओ क्वेश्चन। धातुओं में पूछ रहा है, सबसे कम पूछी जाती तो लोहा हो जाता, लेकिन सबसे अधिक किसकी होगी इन सब में? गलत, एल्यूमिनियम की। किसकी होगी? एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होगी। इसको गर्म होने में, इसीलिए जो तार होते हैं ये तांबा और किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के। समझ गए? जिसमें तांबा एल्यूमिनियम में भी पूछा जाए तो एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होती, तांबा की उससे कम होगी। फिर समझ, चांदी धातु है भैया, कौन कह रहा है? सभी धातुएं हैं। हाँ, धारक प्रवाह सबसे अधिक होगा, लेकिन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा ये अंतर होता है ना कैपेसिटी में। अभी वही चीज, तो चांदी का में धारक प्रवाह सबसे अधिक होगा, ये बात बिल्कुल अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन जल्दी गर्म हो जाता है। समझ गए ना? क्या होगा? जल्दी गर्म। इसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है। समझ गए इतनी बात? तो एल्युमिनियम सबसे बेहतरीन आंसर इसमें होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, वैसे भी लोहे में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की होती है। हाँ, धातुओं में इसकी अगर लिक्विड में पूछा जाए किसकी होगी? पानी की। चलो इसकी तरफ आओ। ऊष्मा का मात्रक, यही हमारा क्या हो जाएगा? वो भी किस पद्धति का है? वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। समझ गए सभी लोग? ये मात्रक बहुत पूछे जाते हैं। देखो 69,000 वाले में पूछा गया है, 69,000 जो सुपर टेट हुआ था उसमें ये चीज पूछी। देखो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये पूछता है। इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तिनको टोल मटोल से नहीं काम चलेगा। समझ गए? इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। इसकी तरफ आओ। हाँ, यहां कितना आएगा? 37 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में होता तो 0.6 क्या? फ़ारेनहाइट। क्लियर है? चलो इसमें बताओ, अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो देखो प्रसार होता है, प्रसार मतलब अणु गति करते तभी तो फैलेगा वो, तो यानी अणुओं की गति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है, घटाने पर घटती है। क्लियर? इसका बताओ। हाँ, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा। क्लियर? समान विधि द्वारा किसमें होगा? द्रव और गैस दोनों में। द्रव और गैस। और विकिरण, विकिरण किसमें होता है? सूर्य के किरणों में।
यानी जहां पर माध्यम के जिनको संचरित होने के लिए जहां माध्यम की आवश्यकता ना हो, जहां माध्यम की आवश्यकता ना हो, यह बात हमने बताई थी। क्लियर? सबसे धीरे किसमें होगा? हाँ, सबसे धीरे कौन सा संचरण होता है? तो यही सबसे धीमा और सबसे तेज विकिरण, सबसे तेज विकिरण होता है। यह बात भी दिमाग में बैठा लो। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। गैसों में ऊष्मा का संचरण, संवहन। पृथ्वी सूर्य किस द्वारा होगा? विकिरण द्वारा। क्लियर? अब किसकी? तो देखो, प्लास्टिक हो नहीं सकती, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब प्लास्टिक हो नहीं सकती, लकड़ी हो नहीं सकती, लोहा से तो ज्यादा चांदी होता ही है, अभी बताया। तो किसकी तरफ चले जाएंगे? चांदी की तरफ। हमें जरूरी नहीं हर चीज रटे, हमें इन ऑप्शन में भी एनालिसिस करना है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। इसका आंसर बताओ। ये भी देखो, ऊष्मा का सबसे खराब लकड़ी होगा। लकड़ी में ऊष्मा का क्या होगा? कभी भी चालन नहीं हो पाता है। ठीक है ना? ये बात याद रखेंगे। इसका बताओ। सिद्धांत पूछा है, बताओ। लेकिन दोनों तो ऑप्शन में भी नहीं है। किसकी तरफ जाएंगे? बताओ। पीछे संवहन, बिल्कुल सही। किसकी तरफ? विकिरण को रोकना, यही मेन काम होगा। सिद्धांत। लेकिन अगर पूछता है कि किस विधि द्वारा होता है, तो दोनों, चालन और संवहन दोनों होती हैं उसमें। क्लियर है? हमने बताया था कल, बॉडी गर्म होगी चालन की वजह से, जो लिक्विड गर्म रहेगा वो किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अंदर गैस भी बनी है, वो भी संवहन विधि द्वारा। समझ गए? तो यानी अगर पूछेगा पानी किस विधि द्वारा गर्म रहता है, उसके अंदर ठंडा बना रहेगा या तो गर्म बना रहेगा। तो इन दोनों के कारण तब दोनों तरफ जाए। लेकिन सिद्धांत कौन सा चलेगा? विकिरण वाला चलेगा वहां पर। ठीक है? चलो आगे आओ। इसका आंसर जिसने दे दिया समझ जाएंगे, ठीक ठाक दिमाग बढ़ता है। और कोई? कौन स्थिर वाला? आयतन नहीं पूछ रहा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आगे बढ़ता है। अगर आयतन पूछता है तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्लियर? लेकिन यह तापमान तो याद रखेंगे स्थिर रहता है हमेशा। तापमान हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहता है। बर्फ पिघलेगी तो जो पानी बनना है वो क्या रहेगा? स्थिर रहता है। अभी बताया हमने, वो कौन सी ऊष्मा कराएगी? गुप्त ऊष्मा, है ना? बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तन कराने का मतलब। तो तापमान तो स्थिर रखेगा, है ना, गुप्त ऊष्मा। चलो आगे आओ। ऊष्मा किसके द्वारा नापते हैं? अच्छा, अब यहां दो चीजें हैं, थर्मामीटर भी है और देखो, इसके द्वारा क्या नापते हैं? धारा। इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब, इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब। और अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन। तो थर्मामीटर ताप और कैलोरीमीटर ऊष्मा। क्लियर है? ये जैसे हमारा अभी टेम्परेचर कितना है बाहर का, तो ये किससे नापा जा रहा होगा? जैसे नहीं, आज टेम्परेचर इतना है, आज कल इतना होगा, शाम तक इतना हो जाए, ये कैलोरीमीटर से। चलो हाँ, इसका बताओ। क्वथनांक मतलब कितने डिग्री बॉयल होगा? कितने डिग्री पर? हाँ, बॉयल का क्वथनांक बोलते हैं, कल बताया था। कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर उबलना कह सकते हो या फिर खौलना कह सकते हो, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। इसका बताओ। वाष्पीकरण में क्या होता है? बताओ।
थोड़ा सा दिमाग लगाए बताओ, सब लोग सही बता सकते हो। अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। क्या होगा? ठंडक। जैसी वाष्पीकरण होगा हमको क्या होगा? ठंडक उत्पन्न होने लगती है। क्लियर है? यही बात हमने बताया, पेट्रोल वाष्पीकरण होगा ठंडक लगता है। इस परफ्यूम हो गया, ये सब क्या होंगे? ठंडक उत्पन्न कराते हैं। इसकी तरफ आओ। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन सा? चालन, संवहन और तीसरा विकिरण। 3 के प्रकार, चौथा नहीं होता है। क्लियर? 3 ही प्रकार का होता है। इसके बारे में आओ। संवहन किसमें होगा? द्रव और गैस दोनों में होगा ना। अच्छा, इस बार हम जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा, ठीक है ना? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आगे देखो, इसकी तरफ जिससे पूछे वो बोलेगा। मन में पढ़ो, बुनबुनाने लगते तुम। हमने कहा जिससे पूछे वो बता, सब बड़े अम्मा बन जाते तुरंत। अब अच्छा, इस बार आंसर नहीं दिखाते, केवल बिना ऑप्शन दिए बता सकते हो। दिख रहा है? विकिरण में माध्यम का आवश्यकता नहीं होती। कौन से विकिरण में? कह रहा है विकिरण में माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, होती है पूछ रहा है। विकिरण के माध्यम में आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है भैया। विकिरण विधि में माध्यम से आवश्यकता नहीं होगी, हमने लिखा नहीं तो नहीं होती है, याद रखेंगे। समझ गए? विकिरण की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी सभी में होती। चालन में होगी, संवहन में होगी, लेकिन विकिरण विधि द्वारा अगर ऊष्मा संचरण होगा। अब देखो, अब कोई बोलेगा नहीं, बस किसका ताप सबसे अधिक होगा? अब यहां कह दो कंफ्यूजन। भाप, उबलता पानी, भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती, ताप भी सबसे अधिक होगा। क्लियर है? तो यहां कह दो बर्फ तो नहीं, हाथ जल जाते हैं उससे भी ना। ताप किसके द्वारा नापते हैं? केल्विन के द्वारा ना। इसका बताओ, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। अब गतिज की स्थितिज, हाँ, किसकी तरफ जाएंगे? गतिज ऊर्जा की तरफ। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा किसको सम होता है? हाँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर मिला दें तो कौन सी ऊर्जा बन जाती है? यांत्रिक ऊर्जा बन जाती। क्लियर? इसका फॉर्मूला हाफ mv², इसका फॉर्मूला mgh। क्लियर? ध्वनि में कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य, तो यही नहीं पता, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्लियर है? चलो इसका बताओ। पारा, थर्मामीटर में पारा। अच्छा, एक बात हमको ये बताओ कि जो थर्मामीटर होता है वो सेंटीग्रेड में कहां से कहां तक नापता है? 35 से 42 तक। लेकिन अगर फारेनहाइट पूछेगा तो 95 फारेनहाइट से 110 फारेनहाइट तक। अगर हम पूछे कि रेड लाइन होती है, रेड लाइन होती, वो कहां पर होती है? हाँ, अगर सेल्सियस, सुन लो, अगर सेल्सियस में नाप रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस पर,
अगर फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर है तो 98.6 फ़ारेनहाइट पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते कभी कभी कि सेल्सियस वाला थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक, फ़ारेनहाइट वाला कहाँ से कहाँ तक। रेड लाइन वाला तो कई बार पूछा गया है कि रेड लाइन थर्मामीटर में कहाँ पर होती है, तो कहाँ होगी, सेल्सियस वाला थर्मामीटर है तो 37 पे होगी, और फ़ारेनहाइट वाला है तो 98.6 पर होगी। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं आ सकता मनुष्य का, और ना तो इससे ऊपर जा सकता है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। पसीना क्यों आता, बताओ पसीना क्यों आता है? हेलो, बता ही नहीं रहे क्यों आता है? गर्मी बढ़ाने के लिए, ठंडक देने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। किसकी तरफ, इसकी कि इसकी, कि कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है वो। सीधी सी बात है, ठंडक देने के लिए, हमारी स्किन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के। ठंडियों में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा बाहर का तो स्किन में जलन ना हो, इसलिए क्या होता, पसीना उसको तर रखने काम करता है, यानी उसको ठंडक बनाए रखने काम करता है। ये बात याद रखेंगे। इसका बताओ। हमने बताया 0 डिग्री पर पानी पूर्णतः जम जाता है, लेकिन 4 के नीचे जमना शुरू हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जमना शुरू हो जाएगा पानी, और 0 पर क्या होगा, पूर्णतः जम जाता है। ठीक है ना। माइनस में कहीं तो बर्फ का टेम्परेचर जाएगा क्या, को बताओ, जाएगा बर्फ का टेम्परेचर माइनस? नहीं जाएगा। माइनस में क्यों, जब 0 जम गया तो उसके नीचे क्या जाएगा उसका, सोचो जरा। तो माइनस में कहे तो बर्फ टेम्परेचर जाएगा नहीं, 0 पर ही जम जाती बर्फ। किसमें नापते हैं? कैलोरीमीटर में। देखो रिपीट भी होते हैं। चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है? आप दिमाग लगाना इसमें। संवहन, चालन, विकिरण तीनों हैं। देखो निर्वात तो है नहीं, निर्वात है यहाँ पर नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है, ना तो गैस हो कोई, ना तो धूल हो, कण हो, कोई भी कण मौजूद ना हो, वो अंतरिक्ष में है। अपने यहाँ पर सारी गैसेस मिल रही हैं, हर चीज, तो विकिरण की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। क्लियर। अब जो बचा चालन, तो ठोस हो गया। चाहे तो लिक्विड है ना, तो जब लिक्विड है तो किस विधि द्वारा होगा, संवहन विधि द्वारा। क्लियर। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, कप तो ठोस है, उसमें कहीं तो कहां से आ जाएगा, है ना। तो चाय की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चाय में केवल किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। चलो आगे बताओ। क्यों होती है गर्म हवा? यही बात हमने बताई थी एसी वाला। एसी इसलिए हमेशा ऊपर लगाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है, जितने गर्म हवा है वो ऊपर लेयर में जाती है। तो ऊपर क्या करेगी, इसको खींच के देखो अंदर अपने लेके उसको ठंडे अणु बना के भेज रही है। कौन सी गैस भरी जाती है एसी फ्रिज में? कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रेयान। फ्रेयान गैस भरी जाती है, बात याद रखेंगे। कैन फ्रिज में गैस खत्म हो गई। और सबसे नुकसानदायक है, अब तो पहले ऐसी आती थी 16 से नीचे नहीं चलती थी, 16 से नीचे आ ही नहीं सकता टेम्परेचर इनका, क्या कभी 16 से नीचे आएगा नहीं। अब जो नई एसी आ रहे हैं उनमें 20 से नीचे नहीं आए। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। अभी बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण बन रहे हैं क्योंकि इनसे सीएफसी गैस निकलती है, फ्रिज एसी वगैरह से, और सीएफसी गैस है ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अभी बताएं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। चलो आगे आओ। गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, समझ गए। इसकी तरफ आओ।
हाँ, गर्मी में काले कलर के कपड़े पहन के निकल जाओ तो सबसे भयंकर गर्मी लगती है। कोई है आजा? ये सामने पीछे भी है। काला रंग के कपड़े पहन के निकल गए, उष्मा इतनी ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, वो गर्मी बहुत लगेगी तुमको। लेकिन सफेद कपड़े पहन के निकल गए तो एक भी गर्मी नहीं लगती। वो जलन वाले अलग, लेकिन पसीना कहीं तो निकलेगा, उतना नहीं निकलेगा जितना काला कपड़ा, क्योंकि इसका काम ही उष्मा क्या करना, अब्जॉर्ब करना। इसीलिए प्रेस की तली वगैरह काले कलर की बनाई जाती है। उसके पीछे कारण है, जितनी उष्मा प्रेस के अंदर वो सारी क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले। तवा वगैरह इसीलिए नीचे काले, कढ़ाई इसीलिए नीचे काली बनाई जाती है। तो ये सब मेन रीजन होते हैं। काला रंग क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। सफेद रंग बताओ क्या करेगा, परावर्तित। उष्मा को जैसे अंदर घुसे वैसे क्या परावर्तित कर देता है, इंटर नहीं करेगा उसको। ये बात भी बताया था। चलो, गर्मी में क्या होता है, सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि परावर्तित करता है। क्लियर? उष्मा रोधक होता है। लकड़ी क्या होगी, उष्मा का कुचालक होती है, उष्मा रोधक कह सकते हो। इसका बताओ, निर्वात, थर्मस में निर्वात। इसकी तरफ आओ। अब प्लास्टिक लकड़ी में जाना चाहोगे, लकड़ी होगा ना, प्लास्टिक तो एक बार थोड़ा बहुत गर्म भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लकड़ी जल्दी गर्म नहीं होती। इसकी तरफ आओ। किसमें उष्मा अधिक रहती है, दिमाग लगा के बताना। बताओ दिमाग लगा के भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता ले जाओगे, और ज्यादा दिमाग लगा दिया तो नहीं बता पाओगे। किसी किसी चीज में ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं आता है। किसमें उष्मा क्या होती है, अधिक होती है, बताओ। ठोस, द्रव और गैस, सभी में। हम ऑप्शन पढ़ रहे, बता नहीं रहे अभी, समझो। ठोस, गैस और, अब दिमाग लगाओ। हमने एक बात बताई थी, किरचॉफ के नियम, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, यही बात तो बताई थी ना। तो यहां सबसे अच्छा अवशोषक कौन हो सकता है, और सबसे कम अवशोषक कौन होगा? सबसे अधिक रहती है कि मतलब समझ रहे हो, इकट्ठा करके रखता है, कौन सा होगा, ठोस। जो सबसे देर तक अपने पास उष्मा रख सकता है वो कौन होगा, ठोस ही होगा। तो यहां किसकी तरफ जाएंगे, ठोस की तरफ। अगर पूछे सबसे जल्दी किसमें हो जाती तो गैस आंसर हो जाता। सबसे जल्दी अगर पूछता तो गैस, लेकिन सबसे अधिक की बात कर दिया तो किसकी, ठोस। इसके अंदर अब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। भले देर से जाती है, ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है सबसे धीमे से, लेकिन अगर एक बार गर्म हुआ तो फिर देर से ठंडा होगा। लेकिन कोई गैस है, जैसे यहाँ गैस है, अब एसी चला दे तुरंत ठंडक हो गई, बस। पानी गर्म हुआ थोड़ी देर बाद ठंडा, लेकिन पानी को भी 100 डिग्री गर्म करो, लोहे को भी 100 डिग्री, तो जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा। अधिक किसके पास होती ये पूछा जा रहा है, तो लोहे के पास। चलो, रुकता है जब, दिमाग लाए बताना। समान जब टेम्परेचर हो जाएंगे तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मैंने बताया 10 इधर भी 10 इधर भी, आपस में क्या होगा, हाँ, उष्मा का संचरण क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए जैसे दोनों देखो, जैसे दोनों सुनने वाले हैं तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती। पहले अच्छा कहेंगे तुम बोल लो, फिर सुन बोल, अब हम बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सुनेगा। अब एक केवल बोलने वाला, एक सुनने वाला, तो कभी नहीं होगी, हो जाती। कब तक बर्दाश्त करेगा वो, तो अपनी ही चलाए रहे तो यही बोलेगा। चलो इधर देखो, ताप का मापन किससे होता है, थर्मामीटर से।
इसका बताओ। थर्मामीटर से भैया ताप, ऊष्मा कैलोरीमीटर से। हाँ, इसका दिमाग से बताना। रेत में क्या होगा? रेत को गर्म करने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ता है, ठीक है ना। हवा, लकड़ी, पानी, इनको तो नहीं गर्म करने में, लेकिन रेत को गर्म करने में क्या होगा? ज्यादा ताप। बार बार बुझाने गए नहीं गए कोई? यहाँ बाहर बाहर जानते हो? अभी सतुआई खत्म हो गई। सतुआई हुई किसी का? सबका सतुआई? कौन नहीं जानता सतुआई क्या होती? अभी हुई है। तो सतुआई में बार बार बुझा के फिर उसको पिसाया जाता था, चना वगैरह, जौ वगैरह, या आपस में। तो वहां पर वो पहले खूब गर्म करता था उस बालू को। बालू इतना गर्म करता था तब बढ़िया बाहर भुजता था, तो उसको अधिक ऊष्मा लगती, गर्म ताप अधिक लगता है। समझ गए? चलो इसकी तरफ आओ। हाँ, इसका बताना। इसका भी दिमाग लगा के बताओ। स्थिर ताप पर ना। कौन सी दिव्य दृष्टि से बता रही हो कि स्थिर ताप होगा? अरे समझो पहले, कम तापमान पर वाष्पीकृत होगा। जैसे कपड़े, सुनो, कपड़े भी तो वाष्पीकरण द्वारा सूखते हैं। तो ठंडा मौसम है तो जल्दी सूखेंगे कि गर्म मौसम तब जल्दी? गर्म मौसम ज्यादा। धूप में इतने समय डालो, 1 घंटे बाद उतार लो कपड़े। 1 घंटे भी वो 10 मिनट कह रहे हैं, देख रहे हो? इतना भी जल्दी नहीं सूखेंगे। अधिक ताप पर क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होता है। क्लियर है? आप कह दो पसीना निकला है, जाके वाष्पीकरण कर लो, अधिक ताप, धूप में जल्दी सूख जाएगा, तो ये गलत, वहां नहीं सूखेगा। द्रव से गैस, अभी बताया, अभी सारी बातें बताई हैं। इधर किसके द्वारा द्रव से गैस का बनना? वाष्पीकरण, ठीक है। संघनन अच्छा बताओ। देखो यही आंसर होगा, लेकिन संघनन भाप से या गैस से पानी, गैस से द्रव, ऐसे लिख लो। गैस से द्रव, गैस से द्रव तो संघनन। जमना मतलब द्रव से ठोस हो गया, और गलना मतलब ठोस से द्रव। ये बातें याद रखेंगे। संघनन, ठोस से द्रव, गलन, उष्मा का एसआई मात्रक जूल। वही को ताप बढ़ाने से पदार्थ फैलता है। कितने प्रकार का होता है प्रसार? कौन कौन सा? रेखी, क्षेत्रीय, और जब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में प्रसार होगा तो कौन सा? जब लंबाई और चौड़ाई केवल, और जब केवल लंबाई में। अच्छा ये बताओ, आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक में अनुपात 3:2:1। हमने कहा था गलती करोगे। 3:2, पहले आयतन बोला है ना, फिर क्षेत्रीय, फिर क्या बोला है हमने? देखो अल्फा, बीटा, और तो ये 1, 2 और 3 होगा, समझ गए? लेकिन हमने गामा, बीटा और अल्फा बोल दिया है। 3:2:1। ये बात कैसे क्वेश्चन घुमाता है बताओ, कल बताने के बाद भी गलत किए हो। तो इसमें क्या होगा? ताप बढ़ाने पर, लेकिन पानी का आयतन ताप बढ़ाने पर या घटाने पर? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलो सबसे जल्दी ऊष्मा संचरण किस विधि में? विकिरण। और सबसे धीमा चालन। बस खत्म हो गए। चलो
आगे हेडिंग डालो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसी में थोड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग इधर समझ, इसको ध्यान समझ लेना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए समझ लेना ध्यान से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारी गैसें जिम्मेदार हैं। हम उन गैसों के नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले CO2, फिर कौन सी, जल वाष्प, उसके बाद मेथेन, उसके बाद CFC और एक कौन सी गैस, अम्लीय वर्षा के लिए तो SO2 और NO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसके लिए भी जिम्मेदार है। समझ लो पहले ध्यान से। कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कहां पर है, ओजोन लेयर के लिए, ठीक है ना, ओजोन लेयर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब समझो, अगर पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग है क्या, समझना ध्यान से। हमारे लिए ये ना हो तो भी दिक्कत है, हो जाए तो भी दिक्कत। समझना इस बात को, कैसे हम इस बात के लिए बता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का बढ़ रहा है। इस बार बताते भीषण गर्मी है, इतनी गर्मी है कि इंसान बर्दाश्त। अभी जो मई जून में टेम्परेचर होता था, जून जुलाई वाला, वो अभी देखने मिल रहा है। सबसे गर्म सोचो, कल हमने पेपर में पढ़ा, परसों था, वर्ल्ड के सबसे 20 शहर, वर्ल्ड के, संसार के लिस्ट में 19 शहर भारत के हैं। क्यों है, इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो आज तुम लोग मोदी का काम देख रहे हो ना, खूब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, खूब ये बन रहे हैं, यही मेन रीजन है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का। पेड़ों की इतनी कटाई कर रहे हैं। देखो एक बात बताई जाती, समझना, कि एक पेड़ इतनी, मतलब एक पेड़ क्या, 5 पेड़ बराबर एक आदमी के होता है। इसका एक रेशियो चलता है, 5:1 का। 5 पेड़ मिलकर इतनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि एक इंसान का भला होता है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कितने पेड़ चाहिए, 5। एक आदमी इतनी CO2 छोड़ता है कि उसके लिए 5 पेड़ों का भला हो जाता है। अब सोचो जरा सा कि हमारे जो अर्थ में, पृथ्वी में जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ऐसे बहुत सारे आपदाएं आने वाली कगार में हैं। तो उस समय सोचो CO2 गैस अगर बढ़ती तभी हमारे पृथ्वी टेम्परेचर बढ़ता है। और CO2 गैस बढ़ने के कारण भारत में सबसे ज्यादा ये है कि देखो, आंध्र प्रदेश का, हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, जहां गलत है हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं ना, हम नहीं कहते हैं कोई सरकार। निर्माण होना भी एक अपनी जगह सही है, लेकिन प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए निर्माण करना ही अपनी जगह सही है। क्या लगता है कि सड़कें हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जितनी लाभदायक उससे ज्यादा नुकसानदायक भी हैं। कैसे नुकसानदायक, अभी बताते हैं। सोचो, पहली कंडीशन तो हाईवे वगैरह बनते हैं तो सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। अब सोचो, पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो CO2 गैस हम जो निकाल रहे हैं ये कहाँ जा रही, कहीं नहीं जा रही, ठीक है ना। पहली बात सुनो। दूसरी बात, इतने सारे पेड़, अभी चिपको आंदोलन सोचो शुरू में हुए थे, जब इतना पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, उनको इस बात की खबर थी कि अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं। तभी देखो कौन सी बहुगुणा थी, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। ये लोग देखो चिपको आंदोलन किए थे कि नहीं, पेड़ ही हमारे जीवन है। और आज के इंसान इतना पढ़ लिख गया है कि उनको इनके मायने नहीं समझ में आ रहे। उस समय अनपढ़ होता था, नहीं जानता था, लेकिन उनको पेड़ की वैल्यू पता थी। अब समझो ध्यान से, एक पेड़ इतनी 5 पेड़ चाहिए हमारे एक इंसान के लिए। हम CO2 इतनी छोड़ेंगे कि CO2 तब 5 पेड़ उतनी लेंगे तब वो CO2 खपत हो पाएगी। अब पेड़ खत्म हो गए। सहदेव जंगल था छत्तीसगढ़ में, पता नहीं कितने एकड़ का, खत्म कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में, जिसको फेफड़ा कहा जाता था आंध्र प्रदेश का, खत्म कर दिया गया था। अभी बिहार में इतने पेड़ काटे जा रहे हैं खाली प्रोजेक्ट के नाम पर।
ये सब अब लगा क्या रहे हैं, इतने पेड़ कटवा देंगे, फिर कहेंगे एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, है ना, माँ के नाम लगाओ। इतने पेड़ उधर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन इधर एक पेड़ माँ के नाम सब लोग लगा लो। अब समझो ध्यान से, अब इस बात को क्यों बता रहे हैं ध्यान से, जो CO2 सबसे खतरनाक गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर पूछे सबसे खतरनाक गैस कौन सी, CO2 क्यों है, ध्यान से देखना। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सारी गैसें पाई जाती है, एक स्तर पर पाई जाती है। तो इसी के ऊपर जो CO2 गैस की खासियत क्या होती है समझना, सूर्य से गर्मी को तो आने देती है पृथ्वी तक, जो ये गर्मी हो रही पृथ्वी पर आने की अनुमति CO2 देती है, लेकिन वापस जाने की नहीं देती। तो सोचो जितनी गर्मी आ रही है उतनी गर्मी क्या जाने भी चाहिए, लेकिन वो आ तो बराबर है लेकिन जा नहीं पा रही। तो जब जा नहीं पा रही तो टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, पृथ्वी का ही तो बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबसे गर्म बांदा जिला है लिस्ट में, सबसे टॉप पर, भारत का सबसे टॉप पर सबसे गर्म जिला बांदा है। 47 डिग्री टेम्परेचर गया था परसों नरसों का। हाँ समझ गए। तो ये CO2 गैस की खासियत होती है कि ये अंदर तो आती लेकिन वापस जाने नहीं दे रही है। अब सोचो ये CO2 गैस का होना भी जरूरी था, नहीं तो पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में चला जाता। माइनस का मतलब अगर CO2 गैस ना होती तो जितनी गर्मी आई पूरी वापस चली जाती। तो ये कुछ मात्रा में क्या होती है, रोक लेती थी, लेकिन अब CO2 गैस की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ये गैस वापस जा ही नहीं पा रही है, गर्मी कह सकते हो या विकिरण है ये, ठीक है ना। तो ये बात जैसे माना जाता है पृथ्वी एक अच्छा अवशोषक है, लेकिन अब अच्छा उत्सर्जक नहीं बन पा रहा है, समझ गए। जितने अच्छे अवशोषक उतने अच्छे उत्सर्जक होते थे। तो पृथ्वी उष्मा को अब्जॉर्ब करता है लेकिन अब उत्सर्जित नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा, क्योंकि CO2 गैस इसको वापस आने नहीं दे रही है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये मेन कारण यही क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गठन हुआ था, कोई बता सकता है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वो किसके लिए था, किसके, ओजोन परत के लिए था। और इसके लिए क्या था, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्वांटो प्रोटोकॉल था। क्योटो की क्वांटो था, क्योटो प्रोटोकॉल था ना। ये बातें पूछ ली जाती है आपकी EVS वगैरह में कभी कभी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि CO2 गैस सबसे, तो लिखो हेडिंग ग्लोबल वार्मिंग, लिखो ग्लोबल वार्मिंग, लिखो लिखो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए जितनी लाभदायक है उतनी नुकसानदायक भी है। जितनी लाभदायक है उतनी ही नुकसानदायक भी है। क्लियर, लिखो जितनी लाभदायक है उतनी नुकसानदायक भी है। लिखो लाभदायक, हेडिंग डालो, लाभदायक क्यों है ये भी समझ लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिखो लाभदायक इसलिए है क्योंकि, लाभदायक इसलिए है क्योंकि CO2 गैस पृथ्वी की ऊष्मा को कुछ मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर या तापमान, CO2 गैस पृथ्वी की ऊष्मा को कुछ मात्रा में रोक लेती है। CO2 गैस पृथ्वी की, क्या बोला हमने, हाँ जिससे पृथ्वी का तापमान, जिससे पृथ्वी का तापमान, जिससे पृथ्वी का तापमान
क्या रहता, नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहता है। नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो, नई लाइन से लिखेंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर -115 डिग्री हो जाएगा। -115 डिग्री हो जाएगा। हाँ, -115 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 115 लिख लिया क्या, 15 कर लो, 15 डिग्री, 115 निकल गया, -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए देखो होना भी जरूरी है। बात समझ, जैसे देखो बताते मंगल ग्रह पर जीवन क्यों नहीं, अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है। बताते हैं कि मंगल ग्रह, जैसे एक मूवी आई है द मार्स, कभी मन करे तो कभी जानकारी चाहिए मंगल ग्रह पर तो देखना उस मूवी को। द मार्स करके एक मूवी है, उसमें सारी जानकारी तुम्हें मंगल ग्रह की मिल जाती है। वहां जीवन क्यों नहीं, कोई जीव क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि वहां ग्लोबल वार्मिंग एक भी नहीं है। वहां का दिन का टेम्परेचर 200 चला जाता है और रात का टेम्परेचर -200। मान लो इंसान एक बार गर्मी झेल गया किसी तरह एसी ओसी लगा के, लेकिन ठंडी कैसे बचाएगा। तो इसलिए कोई जीव वहां पनप ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहां ग्लोबल वार्मिंग अवशोषक तो करता है लेकिन पूरा उत्सर्जन भी कर देता है। तो माइनस में चला जाता टेम्परेचर, जितना दिन का टेम्परेचर उतना ही नीचे माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए वहां अन्य ग्रहों पर इसीलिए जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर ये गैसेस नहीं पाए जा रहे हैं जो उस टेम्परेचर को रोक सके। और जीव को पनपने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, पता ही नहीं पता है, एक टेम्परेचर में ही वो चीज क्या होती, पनप सकती है। अब समझो, तो जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं ये लिख दी। वहां ओजोन थी, समझ गए। सबसे पहले क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे खतरनाक, इसके बारे में लिख लेंगे, सबसे खतरनाक गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सबसे प्रभावशाली, ऐसे लिख लेंगे, सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली गैस है, यही लिख लेंगे इसी में। और यही पृथ्वी का टेम्परेचर तापमान बढ़ाती है, यही पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, यही पृथ्वी का क्या करती है, तापमान बढ़ाती है। तो अगर पूछे ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रभावशाली गैस है, तो CO2 है। सबसे खतरनाक हमारे लिए यही है। क्लियर है। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस भी इसी को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। देखा होगा शायद आप लोगों ने, वो एक मूवी आई थी, कौन सी थी, हाउसफुल। लास्ट में क्या होती है, वो गैस लीकेज हो जाती है, सब हंसे रहते हैं। तो वो हाउसफुल गैस में यही गैस क्या होती है, रिसाव हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन को जानते हैं हम लोग, ये ओजोन गैस है, ओजोन गैस। जलवाष्प CFC और मेथेन, मेथेन गैस, ठीक है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, फ्रिज, फ्रिज AC से, फ्रिज और AC से। सेविंग क्रीम से भी ये गैस निकलती है, फ्रिज, AC और सेविंग क्रीम, ठीक है ना, तीनों से ये गैस निकलती है। अब इसीलिए फ्रिजो इसका टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं कर सकते हो। फ्रेयान गैस क्या करती, क्रिया करके CFC गैस बना देती है। अब समझो ध्यान से इधर, तो सबसे प्रभावशाली गैस कौन सी है, CO2। कौन कौन सी गैसेज होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सबसे पहले CO2, N2O, O3, जलवाष्प, CFC। और हमने एक बात बताई, ये हाईवे हमारे लिए क्यों खतरनाक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जलवाष्प बहुत खतरनाक चीज़ ये भी है।
ऐसे पानी जमीन में जाएगा, पानी क्या होता है, जमीन सोख लेगी। लेकिन छत पे अगर पानी पड़ा है तो वो भाप बनेगा, और भाप को ही जलवाष्प कहा जाता है, शायद पता हो तुम लोगों को। तो ऐसे जितने भी हाईवे बन रहे हैं, सोचो हाईवे पर पानी का अब्जॉर्ब करेगी जमीन, नहीं करी, वो तो भाप बन के उड़ेगा ही ना। और भाप बन के उड़ेंगे मतलब जलवाष्प की मात्रा भी इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, फैल रही है। और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। कहते ना आज बहुत उमस है, आज बारिश होगी, उमस बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन कहाँ बचाओ, सरकार नहीं सोच रही, तुम इतना क्या सोचती हो। सरकार नहीं, अब देखो 6 लाइन 4 लाइन इतने एक्सप्रेस वे होड़ लगी रहती है। मोदी सरकार में केवल एक्सप्रेस वे ही बना है, पता कि नहीं पता है। तो ये बात याद रखेंगे कि एक्सप्रेस वे वगैरह ये फायदेमंद भी है तो खतरनाक बहुत ज़्यादा है। समझ गए ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा देखो ध्यान से, इसके घर बनाए जाते हैं, इसके क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग इसी कारण होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है सबने। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जहां टेम्परेचर माइनस चला जाता है वहां इनका उपयोग करते हैं लोग, कांच के घर बना लेते हैं, उसके अंदर ये गैसें छोड़ देते हैं, क्योंकि पेड़ को जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर चाहिए, उस पेड़ में ही, तभी उस टेम्परेचर पे ही वो हर चीज ग्रो कर पाता है। तो उसके अंदर ये गैसें छोड़ दी जाती हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और उसमें सब्जियां उब्जियां उगा लेते हैं वो लोग, जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो इनका कहीं ना कहीं उपयोग भी करते हैं, तो नुकसानदायक भी करते हैं, ठीक है ना। तो नई लाइन से लिखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए नई लाइन से लिख लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल लिख ले, क्वांटो है कि क्योटो है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट लिख लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए लिखे दे रहे हैं। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के सन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए। क्लियर है, सभी लोग समझ गए इतनी बातें। देखो सारे तुम्हारे क्वेश्चन हो गए हैं टेम्परेचर वाला चैप्टर। अब हमको एक बात ये बताओ, एक सेकंड इसमें देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। और इस पर चल रहा है, शायद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। हिंदी, इंग्लिश है, अरे रुक जाओ, ओपन नहीं है, भाषा हो गई,
अच्छा भाषा के बाद गणित एवं विज्ञान। चलो देखो गणित एवं विज्ञान में देखो, अभी देखो तुमको बता रहे हैं सीडीपी वाले सर उस चीज को पढ़ाएंगे, बाकी हमें क्या क्या पढ़ाना हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ये विज्ञान वाला देखो ध्यान से, विज्ञान वाला सिलेबस देखो हमने क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान से देखेंगे। जंतु एवं उसकी संरचना कार्य, कोशिका वाला चैप्टर ना, कोशिका के अंग तंत्र भी पढ़ा दिए है ना, माइटोकांड्रिया वगैरह ये, ठीक है। और आज मापन वाला चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ठीक। रुक जाओ, कौन कौन से हो गए देखते हैं ध्यान से। कोशिका हो गया, सूक्ष्म जीव, अच्छा उसमें वर्गीकरण, अच्छा हाँ अभी रुक जाओ, ये नहीं पढ़ाया, कहाँ गया ऊपर, जंतु की संरचना एवं कार्य, कोशिका के अंग तंत्र पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। मापन हो गया है,